ठीक है, अब अपन 8 की बात करते हैं। 8th वाले में लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अपन को स्टेटमेंट बताने थे, तो अपन तो ए की बात कर लेते हैं पहले। ए में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहा है। हाँ, तो ये तो अपन को पता है ना। देख, एक बात है ना, इधर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो अगर किसी वेरी फर्स्ट एटम पे नेगेटिव चार्ज है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम इट विल शो द प्लस एंड प्लस इफेक्ट। अगर नेगेटिव चार्ज है किसी एटम पे तो वो हमेशा प्लस आई ही शो करेगा, ये अपन को पता है। दूसरा एटम देख लेते हैं, दूसरा मॉलिक्यूल। अब इसमें अगर अपन चेक करेंगे दूसरे मॉलिक्यूल में, तो अपने पास ऑक्सीजन है, सी डबल बॉन्ड ओ है, और इधर CH3 है। देख भाई, एक बात है, प्लस एम तो ये भी दिखा रहा है, लेकिन आई से तो विड्रॉ कर रहा है ना। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस, मतलब दिस इज अ मोर इलेक्ट्रॉन रिच देन दिस। इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच ये होगा। और थर्ड जो मॉलिक्यूल है उसमें अपन ने CH3 बना रखा है, इसमें तो वीकर इफेक्ट है, दैट इज प्लस H इफेक्ट। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा इससे, क्योंकि इसमें प्लस M है और इसमें प्लस H है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर यही होगा, वो ऑर्डर अपना करेक्ट है, और ये अपन को गिवन। अपन बी की बात करते हैं। बी में अपन से पूछा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगेन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर अपन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर पूछा है तो अपन कहेंगे ठीक है भाई। अब देखो, इधर अपने पास गिवन है OCH3, इसका प्लस M इफेक्ट है और माइनस आई। इसमें अपन चेक करेंगे तो इसका OH है, तो अपन कहेंगे इसमें भी प्लस M इफेक्ट है और माइनस आई है। अब तो प्रॉब्लम हो जाएगा अपने लिए। दूसरा अपन कहेंगे इसमें Cn है, तो अपन कहेंगे इसमें तो ये माइनस M है और माइनस आई है। इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है ना, क्योंकि इस पे डेल्टा है। तो ये तो पक्का था कि ये दोनों ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच थे इससे। अब प्लस M तो दोनों में है, इसलिए मैं इससे डिसाइड नहीं कर पाऊंगा, मुझे इसकी बात करनी है। माइनस आई इन दोनों में चेक करते हैं। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है और मेरे पास ऐसे गिवन है, तो दोनों ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रॉन रिच वन इज ग्रेटर देन टू, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वन इज ग्रेटर देन टू, देयरफॉर माइनस इफेक्ट ऑफ वन इज ग्रेटर देन टू। इसका माइनस ही ज्यादा है। अगर इसका माइनस ही ज्यादा है और इसका लेस है, अगर इसका माइनस ही ज्यादा है मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ये कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। भाई प्लस M तो दोनों में है, हमें माइनस ही से डिसाइड करना। तो इसका मतलब है ये कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इसका माइनस, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना, इसके प्लस इफेक्ट की वजह से इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। जिस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो माइनस इफेक्ट भी ज्यादा होता है। तो अगर ये ज्यादा विड्रॉ करेगा तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा। बी वाला गलत होगा। सी की बात करते हैं। सी वाले में गिवन है ऑल आर एरोमेटिक। ठीक है, चेक कर लेते हैं। अपने पास ये गिवन है, इसमें यहाँ ऑक्सीजन गिवन है, ये लोन पेयर है, इधर नेगेटिव चार्ज। बस यही गड़बड़ हो गई, क्योंकि यहाँ डिलोकलाइजेशन में जब दो लोन पेयर होते हैं तो इसमें से ओनली वन लोन पेयर कैन गो इन डिलोकलाइजेशन, लोन पेयर डिलोकलाइज। बट इसके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना, तो इट इज एंटी एरोमेटिक। क्वेश्चन गलत हो गया, सी भी नहीं होगा, ये तो एंटी एरोमेटिक है। बाकी दोनों एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें नेप्थलीन है, एक बेंजीन जैसे सिस्टम दिख रहा है,
और दूसरा अपन ने क्लास में पढ़ा हुआ है, दैट इज एजुलिन। ये अपन ने क्लास में पढ़ा हुआ है, एजुलिन। एजुलिन इज लाइक दिस, एक 7 मेंबर रिंग होता है और एक 5 मेंबर रिंग होता है, दैट इज कॉल्ड एजुलिन। ये इधर बनाना चाहिए। एजुलिन, अब दोनों रिंग प्लेनर है, मतलब पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर हो गया और 10 इलेक्ट्रॉन है, इट्स एरोमेटिक। लेकिन ये नहीं था एरोमेटिक, तो फिर ये गलत हो गया। अब डी की बात कर लेते हैं। डी में आपने डाइपोल मोमेंट की बात की है। मुझे नहीं लगता डाइपोल मोमेंट में किसी को डाउट होगा, डाइपोल मोमेंट में किसी को डाउट होगा। तो अगर अपन को डाइपोल मोमेंट चेक करना है तो विल से दैट भाई इसका डाइपोल मोमेंट पहले तो अपन डायरेक्शन चेक करेंगे। माइनस एम का मतलब है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा। अगर किसी में प्लस एम है तो जैसे ये प्लस एम है तो ये इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा। इनका भी माइनस एम है तो ये हो जाएगा। और इधर तो 0 हो जाएगा, अपोजिट ना। तो इसका ज्यादा होगा इससे, इसका ज्यादा होगा इससे, इसमें तो 0 हो गया। इसमें दोनों वेक्टर्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में, 60 डिग्री बढ़ने के तो ज्यादा ही होगा। तो ऐसे अपन डाइपोल मोमेंट बता सकते हैं। 9th वाला अपन ने कर लिया, 10th वाला और पूछा था आपने, मैं 10th वाला और बता देता हूँ। तो 10th वाले में आपने पूछा था स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एनाइंस। ऑर्डर ऑफ एनाइन पूछा था आपने, ठीक है भाई। अगर अपन फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट वाले में आपके पास ये CH2 नेगेटिव है और इधर अपन को गिवन है Cl। Cl का माइनस से इफेक्ट होता है। सेकंड वाले में अगर अपन चेक करेंगे तो इधर CH2 नेगेटिव है और इधर NO2 है, इसका माइनस से इफेक्ट है, तो ये तो ज्यादा ही स्टेबल होगा इससे। थर्ड वाले की बात करते हैं, इसमें CH2 नेगेटिव है और इधर अपना Cn गिवन है, इसका भी माइनस है, लेकिन इसका माइनस ही मोर है, तो दिस इज ग्रेटर देन दिस। मतलब 2, 3 और 1 होना चाहिए। 2, 3, 1 करेक्ट है भाई। दूसरे की बात करते हैं, बी वाले। बी वाले में भी 1, 2, 3 गिवन है अपन को, तो एक तो गिवन है अपन को ऐसे 1, तो अपन कहेंगे इसमें डबल बॉन्ड OH है, ये 1 है, ये डिलोकलाइज होगा नेगेटिव चार्ज पे। हाँ, तो डिलोकलाइज है तो रेजोनेंस स्टेबल। अच्छा, सी डी में डाउट है, बाकी सब हो गए, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, बाकी सब अपन ने क्लास में किए हुए हैं, कोई बात नहीं, तो अपन बस एक अब इसको लिख लिया तो कर ही देता हूँ। इधर नेगेटिव चार्ज है तो इधर C डबल बॉन्ड O है, OCH3 है, तो अपन कहेंगे इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन, तो इसका डिलोकलाइजेशन डिक्रीजेस, इसमें थोड़ा कम हो जाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और इसमें तो प्लस ही इफेक्ट है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसमें कम से कम डिलोकलाइज तो है, इसमें तो वो भी नहीं है। डी वाले की बात कर लेते हैं। डी वाले में अपन कहेंगे CH3
इस पे नेगेटिव चार्ज है, और CD3 इस पे भी नेगेटिव। अपन क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ of CH is greater than CD. D is more electronegative than H. तो अपन क्या कहेंगे, कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज है और डी जिस पे ड्यूट्रियम है इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये बॉन्ड छोटा होने की वजह से इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो लेस स्टेबिलिटी। अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ज्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ छोटा है, अपने लिखा, ये बॉन्ड लेंथ बड़ा है मतलब ये कम इलेक्ट्रॉन देगा इसकी, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। राइट लिखते हैं, CD बॉन्ड छोटा होने की वजह से वो स्टेबिलिटी भी उसकी ज्यादा होगी। अगर मेरे पास कार्बोकैटायन गिवन है, बताओ दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फर्स्ट वाला, क्योंकि CD बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन स्लो हो जाए। CD बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्लो होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन स्लो होगा तो रेजोनेंस फिनोमेना स्लो हो गया तो स्टेबिलिटी कम आ जाएगी। ठीक है, चलो बताओ P4 में बताओ भाई, पार्ट 4 में बताओ, पार्ट 4 के डाउट बताओ। पार्ट 4 में कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। 7 और 6 बताएं, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 6। चलो ठीक है, तो 7 और 6 को देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 6 को देख। क्वेश्चन नंबर 6 में क्यों बना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल कार्बन एनाइन इंटरमीडिएट। चल भाई कार्बन आयन की बात करनी है। ऑफ कार्बन अपन को पता है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा इंडेक्ट इफेक्ट, 1 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 3 डिग्री कार्बन, ये अपन को पता है। चलो ऑप्शन लिख लेते हैं, मुझे ए ऑप्शन गिवन है ऐसा, इधर गिवन है मेरे लिए CMe3 Me2 होना चाहिए, हाँ Me2 क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, मैं उसको वैसे ही लिख देता हूँ एक्सपैंड करके, CH3 CH3 Me मतलब मिथाइल, इस पे नेगेटिव चार्ज और इधर भी CH3, बी लिख लेता हूँ, लेकिन ये 3 डिग्री एनाइन है, बी वाला चेक कर लेता हूँ। बी वाले में मुझे ऐसे गिवन है, इधर CH3 इधर CH3 इधर H, लेकिन इस बार एनाइन आपने यहां बना, इधर CH3 है, इधर ये भी 3 डिग्री है, दोनों ही 3 डिग्री हो गए भाई। अब अपन C की बात करेंगे, C में अगर चेक करेंगे तो विल गेट लाइक दिस, इधर अपने पास CH3 है, CH3 है, एक और CH3 है,
मतलब Me3 थे, इधर भी CH3 था ये, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई ये भी CH3 है, ये भी CH3 है ऐसे। लेकिन इस बार एनाइन आपने यहां बना, ये भी 3 डिग्री है। अब डी की बात करते हैं। डी वाले में अगर अपन चेक करेंगे तो इसमें तो CH3 होल थ्राइस, मतलब ऐसे ही है, और इसमें CH2 और इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये तो 1 डिग्री है। 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन। आंसर तो अपना मोर स्टेबल बताना है तो ये हो, अगर मोर स्टेबल बताना है तो डी विल बी मोर स्टेबल। अब अपन सेवेंथ की बात कर लेते हैं। सेवेंथ वाले में ऑन द बेसिस ऑफ आई इफेक्ट, मतलब अपन को आई इफेक्ट के बेसिस पे बताना है, तो देख भाई C6H5 अपन ऐसे कर लेते हैं, तो थोड़ा ऐसे बना देते हैं, CH2 रेडिकल, ये A है, नहीं ये 1 है, फिर CH2 रेडिकल। अपन इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन चेक नहीं कर सकते, उसने कहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ आई इफेक्ट बस। अब फिर अपन ने बेंजीन कहा CH2 रेडिकल, और फिर अपन फोर्थ की बात करते हैं CH3 रेडिकल। देख भाई इसमें तो प्लस इफेक्ट है। अब इस वाले कार्बन एटम से इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम्स, बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम अटैच, मतलब अगर देखा जाए तो इसका माइनस इफेक्ट होगा, मतलब 2 इज मोर स्टेबल देन 1 और 4 इज मोर स्टेबल देन, ये तो अपन को पता चल गया कि 2 इज मोर स्टेबल देन 1 एंड 4 इज मोर स्टेबल देन, अगर अपन चेक करें तो ये तो पता चल गया अपन को 2 इज मोर स्टेबल देन 1। इसमें अगर अपन चेक करें तो इसका माइनस इफेक्ट तो और भी ज्यादा होगा, मतलब 3 इज, है ना, अगर अपन स्टेबिलिटी करें द करेक्ट ऑर्डर, नहीं भाई ऑन द बेसिस ऑफ माइनस इफेक्ट तो ये था, ये तो करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है अपन से। है ना, तो इधर इस सिर्फ आई से नहीं, अपन कैसे भी कंपेयर कर सकते हैं, तो बोल रहा है आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो कंपेयर करें, अगर जैसे चाहे कंपेयर करें तो फिर हो गया अपना काम। इसमें 2 अल्फा, इसमें 2 अल्फा, इसमें रेजोनेंस फिनोमेना, सबसे ज्यादा स्टेबल तो 3 हो गया, मोस्ट स्टेबल। उसके बाद अपन कहेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, ये दोनों ज्यादा स्टेबल, लेकिन इसमें इसका माइनस इफेक्ट है जबकि इसका प्लस इफेक्ट है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इससे, मतलब 2 इज मोर स्टेबल, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, और फिर 4 है। 4 में प्लस इफेक्ट नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं है। लो भाई हो गया, ये आपका 6 और 7 हो गया। अब बताओ अब बोलो भाई, दैट इज अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स। और कुछ है या थर्मो पे चले? हो गया, किसी ने कुछ पूछा है सर 6 में, होमवर्क नेक्स्ट लेक्चर में कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर में करोगे। 6 में ए बी और सी में कैसे कंपेयर करेंगे, अभी छोड़ दो उसको, ए बी और सी का कंपैरिजन, उतना केमिस्ट्री नहीं सीखा अपन ने कि वो कर ले कंपैरिजन, इसलिए उसको छोड़ने के लिए बोल दिया, है ना, अभी उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन आप इससे कैलकुलेशन कर सकते हो अपने, तो अब बताओ भाई, थर्मो का बोल रहे हैं कि कंपेयर वो कंप्लीट नहीं किया है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करो, क्या करें भाई,
होमवर्क तो दिया था, लेकिन अगर सॉल्व नहीं किया तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो बताओ, होमवर्क नहीं किया तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, चलेगा? कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ठीक है, चल फिर अपन थर्मो शुरू करते हैं वापस। अपन को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शुरू करना था, तो नेक्स्ट पेज से अपन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शुरू करते हैं। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अपन को पढ़ना होता है, पहले तो अपन ये देख लेते हैं व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। हम क्यों पढ़ें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? भाई फर्स्ट लॉ में तो अपन बता सकते थे कि भाई व्हाट विल बी द एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच के बेसिस पे, या एंडोथर्मिक रिएक्शन। और फर्स्ट वाले में अपन बता सकते हैं कि भाई ऑल प्रोसेस फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो करने पड़ा फर्स्ट लॉ कि ऑल द प्रोसेस विल फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। रिक्वायरमेंट है फ्रॉम फर्स्ट लॉ we can predict the energy exchange in the reaction in process or system, and we have seen that the exothermic reaction, अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, exothermic process can take place more easily, than endothermic process. But we cannot predict the spontaneity of reaction. Spontaneity का मतलब होता है feasibility of reaction. केमिस्ट्री में spontaneity का मतलब होता है reaction which take place on its own. ठीक है ना? हम स्पॉन्टेनिटी नहीं बता सकते कि कोई रिएक्शन अपने आप होगा या नहीं। जैसे बर्निंग ऑफ पेट्रोल होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है, अपने आप बर्न नहीं करता, हमें उसको इनिशिएट करना होता है। जिससे सोडियम करता है, कुछ भी कर लो, कोई बहुत सारे अपन के लिख सकते हैं। H2 plus O2 अपने आप रिएक्ट कर सकता है, इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट करके वाटर बना सकते हैं। इट्स अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। So to predict the spontaneity of reaction we require the thermodynamic parameters. Parameter called as entropy. उसको अपन एंट्रोपी कहते हैं, और इससे डिनोट। अब अपन बहुत ज्यादा ये थ्योरी वेरी वाला पार्ट बहुत ज्यादा ना लिखे, एग्जांपल लिख देता हूं। These are spontaneous reactions. The reaction which can take place on its own
H2 plus R42 gives you H2O, that is a spontaneous reaction. All natural process are spontaneous reaction. All natural process are spontaneous reaction. क्योंकि वो अपने आप होते हैं ना, जो भी प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस अगर अपन को बताना है तो ऑल नेचुरल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. मिक्सिंग ऑफ गैसेस इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऑफ गैसेस और लिक्विड, कुछ भी मतलब मिक्सिंग हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा एक्सेट्रा. तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. ठीक है, तो चलो फिर एंट्रोपी पढ़ाओ. अगर एंट्रोपी से स्पॉन्टेनिटी बतानी है तो बताओ कैसे बताएं एंट्रोपी से स्पॉन्टेनिटी. तो पढ़ेंगे अपन, है ना. तो ऑल नेचुरल प्रोसेस, देखिए किसी भी प्रोसेस का ना टेंडेंसी उस डायरेक्शन में जाने का होता है अपने आप जिसमें उसमें डिसऑर्डरनेस बढ़ता है. कोई भी प्रोसेस का टेंडेंसी होता है, ऑल प्रोसेस have tendency to move in a direction where the disorderness or randomness increases, where the disorderness or randomness increases. जैसे अपन देखेंगे ना, गैसेस, अगर कोई परफ्यूम बॉटल को अपन ओपन करें रूम में तो परफ्यूम बॉटल, वो गैस अंदर नहीं जाएगा, परफ्यूम बॉटल ऊपर आएगा और वो डिफ्यूज होगा पूरे रूम में. दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस, नो डाउट. अपन को इसमें कुछ करना नहीं होता है. वाटर फॉल करेगा, वाटर उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में उसे मतलब रैंडमनेस मिलेगा, डिसऑर्डरनेस मिलेगा. वाटर कभी अपने आप ऐसा नहीं होगा कि एक साथ अपने आप एक साथ, है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप ही फ्लो करे एक साथ. वो हमेशा उस डायरेक्शन में, जैसे वाटरफॉल, वाटर ऊपर से नीचे गिरेगा ना तो वो रैंडम ऑर्डर में गिरेगा, कोई ऐसे पर्टिकुलर मतलब फिक्स्ड ऑर्डर में, ऑर्डर्ड मैनर में नहीं गिरेगा. That is up. Right now, so all processes have tendency to go in a direction where disorderness or randomness increases. ठीक है ना. Entropy is a measure of degree of disorderness. और randomness. मतलब एंट्रोपी को से अपन मेजर करते हैं कि अगर एंट्रोपी का वैल्यू ज्यादा है तो डिसऑर्डरनेस ज्यादा है, एंट्रोपी का वैल्यू कम है तो डिसऑर्डरनेस कम है. डिसऑर्डरनेस कम होने का मतलब है ऑर्डरनेस ज्यादा है. अब एंट्रोपी का कोई डेरिवेशन अपन को कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि डेरिवेशन आप फिजिक्स में पढ़ोगे, कार्नोट थ्योरम फिजिक्स में पढ़ोगे आप, थर्मोडायनेमिक्स में. मैं तो, और अपन से कभी पूछेंगे भी नहीं, अपन तो सिर्फ चेक कर लेते हैं हाउ टू कैलकुलेट द एंट्रोपी. तो डिफाइन कैसे करें वो देख लें. तो
entropy is defined as the heat supplied to the system, reversibly and isothermally. Reversibly and isothermally divided by the temperature. That is how the entropy is defined. So heat supplied to the system isothermally and reversibly divided by the temperature. तो अपन नेक्स्ट पेज पे उसका फॉर्मूला टाइप लिख लेंगे. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंट्रोपी? हो गया. नेक्स्ट पेज पे चलें. सर वेट. जैसे अपन H का एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, ऐसा एंट्रोपी का भी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना मुश्किल है. अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते. सर ठीक है. सो अपन लिखेंगे डेल्टा S इज इक्वल टू होता है Q रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मली डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर. ये लिखा. अब Q का यूनिट तो एनर्जी का यूनिट होगा, तो एंट्रोपी का जो यूनिट होगा ना, दैट विल बी जूल्स पर केल्विन लेंगे. दैट विल बी द यूनिट. या तो आप स्मॉल चेंज लिख लो, दैट इज ds इज इक्वल टू Q बाय dt भी लिख सकते हैं, TBS से लिख सकते हैं. बट दिस इज आइसोथर्मली एंड ये कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो आइसोथर्मल तो आपने ले लिया. Q जो है वो रिवर्सिबल है. ठीक है. सर बोलो. Q by dt ना. और डेल्टा Q बाई dt लिखना चाहिए, क्योंकि एंट्रोपी चेंज करेंगे तो अपन को हीट सप्लाइड ना डिवाइडेड बाय T. तो अपन इसको लिख लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू dq. ऐसे लिखेंगे. इसको dq तो नहीं लिखना चाहिए, अपन को डेल्टा Q लिखना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव. बट अपन लिख लेते हैं, dq लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई अपन से पूछने वाला नहीं है. पार्शियल डेरिवेटिव इसलिए क्योंकि दैट इज नॉट अ स्ट्रेट फंक्शन. So T is a state function, ds is a state function. तो Q reversible मतलब delta S is a state function, T is a state function. तो Q reversible isothermally must be the state function. Q is not a state function. लेकिन अगर अपन को लिख के बता रहे हैं वो Q reversible और isothermally, तो अपन उसे स्टेट फंक्शन बोल सकते हैं. लेकिन सिर्फ Q लिखेंगे तो अपन इसको स्टेट फंक्शन नहीं बताएंगे. दैट इज अ पाथ फंक्शन. तो एंट्रोपी चेंज मतलब किसी का भी एंट्रोपी चेंज अपन को करना है तो थोड़ा सा हीट चेंज करेंगे बाय द टेम्परेचर. तो अपन लिख लेंगे दैट शुड बी द एंट्रोपी चेंज. तो दैट इज अबाउट द एंट्रोपी. डेल्टा S विल बी इक्वल टू Q रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय T. तो एंट्रोपी अपन इससे कैलकुलेट करते हैं. अरे यार ठीक है.
है ना? So we'll get that like this, we can write. अब एंट्रोपी के लिए अपन क्या बोलते हैं कि भाई जैसे डिसऑर्डरनेस अगर ज्यादा होगा तो एंट्रोपी ज्यादा होगा, तो अपन कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे, अपन एंट्रोपी को पॉइंट्स में पढ़ लेते हैं, अपन कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, फिर एंट्रोपी कैलकुलेशन अपन बाद में सीखेंगे, पहले अपन डिसऑर्डरनेस को सीख लेते हैं, पहले अपन डिसऑर्डरनेस सीख लें, उसके बाद अपन एंट्रोपी कैलकुलेशन सीखेंगे। अभी अपन को हीट सप्लाई गिवन होगा तो क्यू गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, डेल्टा एस बताओ। तो पॉइंट 1 लिखते हैं अपन, एंट्रोपी ऑफ सॉलिड will be less than entropy of the liquid, will be less than entropy of the gases। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंट्रोपी ऑफ, जैसे अपन एग्जांपल लिखें, एंट्रोपी ऑफ आइस is less than entropy of water is less than entropy of भाई अपन का पता है कि वेपर में वाटर पार्टिकल ज्यादा रैंडम डिसऑर्डर मैनर में होंगे रादर देन लिक्विड, और आइस में तो एकदम हेक्सागोनल शेप जो होता है केज लाइक स्ट्रक्चर, उस टाइप से हो जाएंगे। मतलब आइस में तो टेट्राहेड्रल फॉर्म में होते हैं वो, और एग्जैक्ट बिल्कुल फिक्स शेप में होते हैं वो, मैक्सिमम ऑर्डर्ड मैनर। तो ऑर्डर्ड मतलब सबसे कम डिसऑर्डरनेस, सबसे कम डिसऑर्डरनेस मतलब एंट्रोपी सबसे कम, एंट्रोपी ज्यादा किसकी होगी, जिसमें डिसऑर्डरनेस ज्यादा। ठीक है भाई, इसका मतलब है जहां भी पैकिंग होगी वह एंट्रोपी कम होगी, और जहां भी कोई पार्टिकल, जैसे एक पार्टिकल है, इसको जितना ज्यादा ब्रेक करूंगा उतना ज्यादा एंट्रोपी बढ़ेगी, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होगा तो डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, और छोटे छोटे पार्टिकल को अगर स्टिक करके बड़ा पार्टिकल बनाऊंगा तो ऑर्डर्ड मैनर में आ जाएगा। यस, दैट इज, मतलब मेरे पास चॉक है, मैं चॉक को ब्रेक करूंगा तो वो एंट्रोपी बढ़ेगी उसकी, और अगर चॉक के पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल को चिपका के एक बड़ा चॉक बनाऊंगा तो एंट्रोपी कम कर दूंगा। ठीक है, एक मीनिंग तो पता चला कि भाई एंट्रोपी मतलब जिसमें पैकिंग ज्यादा है उसकी एंट्रोपी कम है, जिसमें पैकिंग कम है उसकी एंट्रोपी ज्यादा है। एंट्रोपी increases on dilution। भाई किसी का डाइल्यूशन करोगे तो पार्टिकल को ज्यादा स्पेस मिलेगा घूमने के लिए। मेरे पास रसना है एक गिलास, उसको एक जग पानी में डाल देता हूं तो रसना के जो पार्टिकल अब ग्लास में थे वो जग में आ जाएंगे, तो उनको ज्यादा स्पेस मिलेगा मूव करने के लिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन होगा तो पार्टिकल ब्रेक होंगे ना, तो एंट्रोपी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो पहले सॉलिड था, अभी क्या होगा, ब्रेक होके सॉलिड या तो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं तो दो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो पार्टिकल का नंबर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ती है। तो डिकम्पोजिशन के लिए हमेशा एंट्रोपी बढ़ेगी। Dissolution of solids, सॉलिड इन वाटर। मैं किसी भी सॉलिड को अगर वाटर में डिसॉल्व करूंगा, जैसे NaCl है, सॉलिड था, स्टिक था आपस में, जब पानी में डालूंगा तो क्या होगा, Na पॉजिटिव अलग हो गया और Cl नेगेटिव अलग हो गया, पार्टिकल का नंबर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, अगर गैसेस को, किसी भी गैस को अपन, इसमें एक गैस था O2, अब N2 और डाल दो तो मिक्सिंग ऑफ गैस होगा ना, मिक्सिंग ऑफ गैस होगा तो इसका भी डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा। पहले ऑक्सीजन ऑक्सीजन का ऑर्डरनेस था, अब बीच में N2 आना शुरू हो गया तो इनका ऑर्डरनेस खराब हो गया, और N2 के बीच में ऑक्सीजन आना शुरू हो जाएगा तो उसका ऑर्डरनेस खराब हो गया। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, मिक्सिंग ऑफ गैसेस, इसको तो मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा। मिक्सिंग ऑफ गैसेस को मतलब
पूरा इक्वेशन के साथ प्रूव करके दिखाऊंगा। वेपराइजेशन, मेल्टिंग, भाई इसमें तो डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा ही, एक्सेट्रा। मतलब अगर पार्टिकल का नंबर बढ़ेगा या फिर फिजिकल स्टेट चेंज होगा किस टाइप से, वी नो दैट जहां डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। एंट्रोपी ऑफ, अगर हमारे पास ये गिवन है MgO एंड Na2, तो दोनों में से ज्यादा एंट्रोपी किसका होगा? सर mg। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है। अच्छा ओके सर। ड्यू टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एंड अगर मुझे ऐसे गिवन तो भी अपन कहेंगे इसकी ज्यादा होगी। मोर लेटिस एनर्जी ऑफ, भाई लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो पैकिंग ज्यादा होगी। यहां नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है तो पैकिंग कितनी है? ठीक है, एंट्रोपी ऑफ CH3 CH2 CH3 is greater than CO2 is greater than R. सभी का molecular mass is nearly same, even their molecular weight is same. But more the number of particles, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा थे ना तो एंट्रोपी ज्यादा थी। मोर इज द एंट्रोपी, मोर इज द एंट्रोपी और डिसऑर्डरनेस ड्यू टू अरेंजमेंट, मोर नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट्स। तो अपन कहेंगे सर ये अरेंजमेंट वाला पार्ट क्या है? चलो नंबर ऑफ पार्टिकल से तो समझ में आ गया था, लेकिन आपने ये नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट क्या लिखा? मैं नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट को ऐसे लिख लेता हूं। एग्जांपल, CO का एंट्रोपी ज्यादा है N2 से बिकॉज ऑफ अरेंजमेंट। CO को अपन ऐसे अरेंज कर सकते हैं, ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, बट N2 ओनली एस, हमको N2 को ऐसे ही अरेंज करना है। तो इसका नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट एक ही है, और नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट अगर ज्यादा होता है तो एंट्रोपी ज्यादा, बहुत कम चेंज होता है लेकिन होता है, डिफरेंस होता है। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है तो एंट्रोपी ज्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ज्यादा है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट में कभी कभी अपन कैलकुलेट भी कर लेते हैं इसका, वो बोल्ट्जमैन इक्वेशन गिवन होता है। बोल्ट्जमैन ने ये वाला जो अरेंजमेंट वाला पार्ट है ये बोल्ट्जमैन ने दिया, मैं नेक्स्ट पेज पे अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन लिख भी देता हूँ, उसका इक्वेशन भी लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। उतना अपने पास सिलेबस में नहीं होता है, बट अपन उसको पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। जब हो जाए तो बता देना भाई, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे अब। हो गया सर। ठीक, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
Next one. According to Boltzmann, S is equal to होता है K log W, where K is Boltzmann constant. अब इसका वैल्यू तो अपन को पता है, R/Na होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, पढ़ा था ना गैसियस स्टेट में 1.38 into 10⁻³ and W is the number of ways of arrangement. तो अब भाई जैसे अपन ने CO लिखा था तो W का वैल्यू 2 था, लेकिन N2 के लिए W का वैल्यू 1 था, तो अगर W का वैल्यू 1 होगा तो ये तो 0 हो जाए, और इसका वैल्यू 2 होगा तो 0.3 into दिस हो जाए, मतलब वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट होंगे उतना ज्यादा, और जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। For CO, W is equal to 2 and N2, W is equal to 1. ये अपना फोर्थ पॉइंट था, बिल्कुल। अपन फिफ्थ पॉइंट थोड़ा सा कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। कौन सा प्रायोरिटी, प्रायोरिटी वाला कौन सा पार्ट है? कोई प्रायोरिटी नहीं, जिसमें डिसऑर्डरनेस ज्यादा है उसकी एंट्रोपी ज्यादा है, खत्म बात। प्रायोरिटी का क्या करना, किसके बारे में प्रायोरिटी पूछ रहे हो? बता दो तो मैं बता दूंगा इसको प्रायोरिटी के। मतलब आप एंड में लिखोगे ना क्या प्रायोरिटीज? कौन सी प्रायोरिटी, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। प्रायोरिटी मतलब क्या? सर मतलब इसका एंट्रोपी का नहीं तो प्रायोरिटी क्यों आएगा इसमें? एंट्रोपी का प्रायोरिटी क्यों देंगे भाई? इसके कोई प्रायोरिटी थोड़ी होगा बेटा कि किसको पहले प्रेफरेंस देंगे, कुछ नहीं भाई। पहले तो अपन फिजिकल स्टेट ही बताएंगे। तो अगर फिजिकल स्टेट सेम है तो डिसऑर्डरनेस टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, अगर टेम्परेचर भी सेम है तो ऑब्वियस सी बात है। हमें तो डिसऑर्डरनेस से मतलब है, अगर कहीं फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है तो भाई सीधा, अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो बहुत ज्यादा एंट्रोपी चेंज आ रहा होगा सेम स्टेट में, ओके सर, है ना? अब कैलकुलेट एंट्रोपी, to calculate entropy we have to deal with system and surrounding. We have to deal with the system as well as surrounding. As well as surrounding. As well as surrounding. हमको सिस्टम से भी डील करना है, सराउंडिंग से भी डील करना है। तो डेल्टा एस टोटल जो होता है दैट इज कॉल्ड डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू होता है डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। ये होता है डेल्टा एस टोटल इज ऑल्सो कॉल्ड डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, ऐसे लिख सकते हैं। अब अपन को हमेशा पता रहेगा डेल्टा एस इज इक्वल टू, एक मिनट है, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस
delta S total is equal to 0. For irreversible process, delta S total is greater than 0 always. ये हमेशा ऐसे डेल्टा एस टोटल कैन नेवर बी नेगेटिव. हाँ, यूनिवर्स का एंट्रोपी तो हमेशा इंक्रीज होता है, नेगेटिव कब होता है? आपने लिखा था ना सेंटेंस में, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस. दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस है तो 0 होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो हमेशा ग्रेटर देन 0. ये बात हमेशा एप्लीकेबल है in all conditions. Entropy for phase transition. Phase transition. अगर अपन phase transition करेंगे तो how we'll calculate the entropy? We know that delta S is equal to, that is dq divided by t. At constant pressure, dq is equal to delta H and dq is equal to delta E at constant volume. Constant volume. हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमेशा डेल्टा ई कैलकुलेट करते हैं और कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा एच, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो. वी नो दैट. तो अपन क्या करेंगे, अगर कांस्टेंट प्रेशर, जैसे अपन लिखेंगे डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन. डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन जो होगा, अगर अपन को कोई लिक्विड है वेपर में कन्वर्ट करना है तो अपन क्या करेंगे, पहले आप मुझे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बता दो और उस लिक्विड का टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बता दो. भाई अगर अपने पास मान लो वाटर गिवन है, लिक्विड है, और अगर 100 डिग्री गिवन है अपन तो H2O वेपर होगा, और अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो अपन अपने आप ही अज्यूम कर लेंगे कि डेल्टा एस टोटल विल बी 0, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो ये दोनों अगर गिवन नहीं रहेगा तो नहीं गिवन है, तो मतलब टेम्परेचर गिवन नहीं, मान लो 120 गिवन है तो अपन कहेंगे डेल्टा एच विल बी ग्रेटर देन, डेल्टा एच जो होगा वो ग्रेटर देन 0. भाई 100 के अबव तो एंट्रोपी पॉजिटिव हो जाएगी ना, ज्यादा फास्ट हो, डिग्री ऑफ रैंडमनेस ज्यादा हो, वेपर ज्यादा होंगे, और अगर 100 से कम है तो एंट्रोपी कम होनी चाहिए. तो अपन फेज ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, ये तो लिखा ही हुआ है, और अगर अपन फेज ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं तो अपन इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं. वैसे ये इक्वेशन जो है ना, ये वाला फेज ट्रांजिशन वाला, मैंने इससे कैलकुलेट किया, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. वी नो दैट. और एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0 होता है. सो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू टी डेल्टा एस. अब टी क्या होगा, सो डेल्टा एच बाय टी विल बी इक्वल टू डेल्टा एस. हाँ, तो वहीं से तो कैलकुलेट किया, इसी से कैलकुलेट किया. इक्विलिब्रियम की बात करूंगा तो ये डेल्टा, ये तो जिप्स इक्वेशन होता है ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये तो अपन को पता है. इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे वो एंट्रोपी के बाद, अपन इसको भी डिस्कस करेंगे इस वाले पार्ट. सो
डेल्टा एस ऑफ वेपराइजेशन, अब इक्विलिब्रियम होगा तो डेल्टा जी 0 होगा, मतलब ये दोनों बराबर है। उसी से करें, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन is equal to delta H of fusion divided by temperature of fusion. फ्यूजन टेम्परेचर मतलब मेल्टिंग पॉइंट जिसपे सॉलिडिफिकेशन होता है, वो भी इक्विलिब्रियम में होगा ना, अपन फेज ट्रांजिशन की बात करें। डेल्टा एस ऑफ sublimation will be equal to delta H of sublimation divide by T कर लो उसको, टेम्परेचर ऑफ sublimation। अगर अपन मान लो किसी एक वेसल में, अपन को पता है कि भाई देख, अगर किसी वेसल में, मान लो एक वेसल है अपने पास, उसमें अपने पास वाटर गिवन है, ये वाटर है, and it is in equilibrium with vapors, ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब है जिस रेट से वो वेपराइज हो रहा है उसी रेट से वो कंडेंस हो रहा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये वेपर है। इक्विलिब्रियम का मतलब रेट इक्वल होने चाहिए, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा एस ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस ऑफ कंडेंसेशन। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि जब अपन इसको, ये टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 373 केल्विन, तो ये तो डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट तो 100 हो। तो अगर यहां से यहां डेल्टा पॉजिटिव, मतलब वेपराइजेशन के लिए अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो कंडेंसेशन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव। अपन टेम्परेचर तो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, भाई इसका डेल्टा एच पॉजिटिव और उतना ही डेल्टा एच इसका नेगेटिव है, और टेम्परेचर अपना क्या है, कैंसिल हो गया दोनों तरफ, क्योंकि टेम्परेचर तो आपने सेम ही रखा हुआ है, तो कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर। तो अपन बोल सकते हैं ना, डेल्टा एच ऑफ वेपर, डेल्टा एस ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ कंडेंसेशन। रीजन क्या है? क्योंकि डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच ऑफ कंडेंसेशन। विनोद, भाई वेपराइजेशन में जितना एंट्रोपी बढ़ेगा, जब वो कंडेंस होगा तो उतना ही एंट्रोपी कम हो जाएगा। ठीक है, आप लिख लो, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हो गया? बता तो दो भाई। यस सर। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
Point number 7. To calculate the entropy change. Entropy change for n mole of ideal gas. Ideal gas. When the temperature changes. When the temperature, pressure or volume changes of system changes. तो अब अपन क्या कहेंगे, जैसे मान लो अपने पास कोई मतलब सिस्टम गिवन है ना, कोई एक पिस्टन वाला ऐसे कुछ वेसल वगैरह ले लेते हैं और अपन अज्यूम कर लेते हैं कि भाई इसमें n मोल ऑफ गैस है, मोल गैस। अपन सबको पता है कि अगर इसमें कोई मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है तो अगर आप कंप्रेशन करोगे तो एंट्रोपी कम होगी और एक्सपेंशन करोगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी। भाई कम करने से क्या होगा, पैकिंग बढ़ेगी ना इनकी आपस में पार्टिकल स्टिक कम जगह होगी मूव करने के लिए। राइट। सो कंप्रेशन करोगे तो एंट्रोपी कम होगा। और अगर अपन कहेंगे मान लो वॉल्यूम कांस्टेंट है, अपन वॉल्यूम को इतना ही रखते हैं और टेम्परेचर बढ़ा दें तो फिर अपन कहेंगे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रैंडमनेस बढ़ेगा, पार्टिकल इधर उधर भागेगा बहुत स्पीड से। भाई आप टेम्परेचर को कम कर दो तो पार्टिकल पास आना शुरू हो जाएंगे और स्टिक होना शुरू हो जाएंगे बहुत कम टेम्परेचर में। मतलब टेम्परेचर कम करने से पार्टिकल में क्लोज पैकिंग शुरू हो जाएगी तो एंट्रोपी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। तो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस से तो अपन अपने आप ही कैलकुलेट करते हैं। भाई एक्सपेंशन करोगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, कंप्रेशन करोगे तो एंट्रोपी कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करोगे तो एंट्रोपी कम हो जाएगी। प्रेशर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी कम हो जाएगी, प्रेशर कम करोगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से फिर वॉल्यूम कम बचेगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन कैसे करें ये बताओ, मतलब हमें कैलकुलेशन भी चाहिए। भाई अब अपन ये तो ठीक है, आपने पैकिंग वगैरह बताया मुझे तो मैं उससे बता ही दूंगा, मुझे ये आइडिया तो है कि एंट्रोपी कब बढ़ती है कब कम होती है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखते फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो प्लॉट ही लिख देता हूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। We know that। अपन कहेंगे देखो भाई, अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज कर रहे हो है ना, अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज कर रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब यू आर फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, DE इज इक्वल टू DQ प्लस W। डी को मैं लिख सकता हूं, इधर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डी को लिख सकता हूं NCV/dt, ये तो ठीक है। और DQ को मैं लिख सकता हूं TDS, और W को मैं लिख सकता हूं PD। सिंस वी नो दैट, ये अपन ने इसलिए ऐसे किया, सिंस D is equal to NCV/dt and DS is equal to DQ/T। तो अपन वहां से कैलकुलेट किया। अब अपन इससे लिख सकते हैं TDS is equal to NCV/dt प्लस PdV, और PdV को मैं लिख सकता हूँ nRT/V। तो मैं इसको लिख सकता हूँ DS is equal to NCV/dt/T, है ना, प्लस प्रेशर को अपन लिख सकते हैं NR
टी तो कैंसिल हो जाएगा, तो अपन इसको डी वी बाई वी कर देते हैं, बिकॉज मैंने इसको भी एन पी वी को लिखा एनआरटी अपॉन एनआरटी अपॉन वी। तो जब टी से डिवाइड किया सभी को तो कैंसिल हो गया, अपन को पता है टी बाई टी, ये तो कैंसिल हो गया। अब अपन क्या करते हैं, ds इज इक्वल टू एन सी वी डी टी बाई टी प्लस एन आर डी वी बाई वी। अगर अपन टेम्परेचर को चेंज करें T1 से T2 तक और वॉल्यूम को चेंज करें V1 से V2 तक, तो एंट्रोपी विल चेंज फ्रॉम S1 टू S2। तो अपन को मिलेगा डेल्टा S विल बी इक्वल टू, यहां पर अपन को मिलेगा D1 से ये लिख लेते हैं इसको, तो डेल्टा S विल बी इक्वल टू NCV ln ऑफ T2 by T1 प्लस NR ln ऑफ V2 by V1, ये इक्वेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने कांस्टेंट वॉल्यूम लेके टेम्परेचर बढ़ाया तो एंट्रोपी में कितना चेंज आया, ये टेम्परेचर चेंज किया तो एंट्रोपी में कितना चेंज आया। और अगर आपने वॉल्यूम चेंज किया एक्सपेंशन या कंप्रेशन तो फिर कितना चेंज आया, तो टोटल एंट्रोपी चेंज अपन लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं अपन ने टेम्परेचर भी बढ़ाया तो ये वैल्यू पॉजिटिव, और अपन ने वॉल्यूम भी बढ़ाया तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव, तो टोटल एंट्रोपी चेंज पता चल गया। वॉल्यूम बढ़ाओ या प्रेशर बढ़ाओ एक ही बात है, we can write like this, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और डेल्टा एस विल बी इक्वल टू एनसीपी ln ऑफ T2 by T1, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर लोगे, कांस्टेंट प्रेशर पे लोगे तो फिर मैं यहाँ पर मैं प्रेशर ले लूंगा कि अगर प्रेशर चेंज होगा तो कितना चेंज, वो अपन को पहले से पता है। प्रेशर और वॉल्यूम दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो अगर अपन प्रेशर की बात करेंगे तो विल गेट ये एंट्रोपी चेंज। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1 लिखते हैं अपन और ये इक्वेशन 2 लिखते हैं, और अपन ने इक्वेशन 1 और 2 ये कंजर्वेशन लॉ से फॉलो बनाया है। अपन ने इक्वेशन 1 और 2 को we have formed this equation from the law of conservation of energy, मतलब यहाँ पर जो भी है वो सारा का सारा कंजर्व हो रहा है। अपन ने जो भी यूज किया ना यहाँ पर अपन ने कंजर्वेशन से बनाया ये दोनों इक्वेशन। So we'll write that equation 1 and 2 is applicable in all conditions for calculation of entropy of the system। अगर मुझे एंट्रोपी ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करना है तो मैं इन दोनों इक्वेशन में से किसी को भी यूज कर लूंगा। भाई आप टेम्परेचर को अब आप बोलो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो मैं इस वाले पार्ट को 0 कर दूंगा क्योंकि टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट फॉर आइसोथर्मल, तो इससे कैलकुलेट कर दूंगा एंट्रोपी, ये तो प्रेशर चेंज से या फिर वॉल्यूम चेंज से। भाई आइसोथर्मल प्रोसेस बोलोगे तो सिस्टम के लिए फिर टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाए। This is how we calculate the entropy of system in all cases and in all conditions. It doesn't matter वो constant temperature है, constant pressure है, what it is given to us doesn't matter. अपन calculate ऐसे। अब अपन एंट्रोपी कैलकुलेशन की बात करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी इन डिफरेंट प्रोसेस, वो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो अपन ने इक्वेशन 1 और 2 लिखा ये एंट्रोपी कैलकुलेशन है इन द सेम फेज। ये गैस था, एक्सपेंशन करो या कंप्रेशन करो गैसियस स्टेट में ही है, जबकि अपन ने फेज ट्रांजिशन के लिए कैसे लिखा, डेल्टा एच अपॉन टी।
हो गया? नेक्स्ट पेज पे चले? हाँ सर। चल अब अपन हाँ सर। यस सर। चलो भाई, तो अपन कैलकुलेट करते हैं। है ना, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अपन को पता है डेल्टा टी इक्वल टू 0, डेल्टा ई इज इक्वल टू 0, डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, Q is equal to minus W, C is equal to infinity। ये तो अपन पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं फर्स्ट लॉ में। कुछ नया बताओ आप, तो यहाँ सेकंड लॉ की बात करो, डेल्टा एस की बात करो। ये सब तो हमें पहले से पता है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, अपन कैलकुलेट करते हैं फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल तो लिखा ही हुआ है, ऐसे बार बार मत लिखो, अब सीधे लिखो रिवर्सिबल प्रोसेस का ये आइसोथर्मल लिखा है, उसका ही पार्ट लिखा है, आपने उसको बता दो क्या कैसे कैलकुलेट करना है, आप मुझे बता दो। अब पता अपन क्या करेंगे, अपन से कोई पूछने वाला तो है नहीं प्रूफ करो, अपन तो सीधा कहेंगे भाई देखो मुझे आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि डेल्टा इज टोटल इक्वल टू, क्यों रिवर्सिबल लिखा ना, और डेल्टा एस ऑफ टोटल क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो सिस्टम कैलकुलेट करो और सराउंडिंग कैलकुलेट करो और बता दो। तो अपन कहेंगे देखो सर डेल्टा एस टोटल 0 है, इसका मतलब, और मुझे पता है डेल्टा एस ऑफ सिस्टम कैसे कैलकुलेट करना है। डेल्टा एस ऑफ सिस्टम में आपने बताया एनसीवी एलएन ऑफ T2 by T1, तो T2 by T1 क्यों ले रहे हो, तो 0 हो गया। हाँ तो ठीक है, उससे कैलकुलेट नहीं करूंगा, एनआर एलएन ऑफ V2 by V1 तो कैलकुलेट कर लेता हूं, ये तो 0 है, तो मैं यहां पर 0 लिख लूं, चलेगा ना, तो सीधे ही लिख देता हूं फिर डेल्टा एस इज इक्वल टू सिस्टम के लिए है, दैट इज इक्वल टू एन सीवी एलएन ऑफ T2 by T1 प्लस एन आर एलएन ऑफ V2 by V1। इसको अपन V2 by V1 को अपन P1 अपन P2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट तो 0 है। सो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज एन आर एलएन ऑफ V2 by V1। तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग कुछ नहीं, माइनस एन आर एलएन ऑफ V2 by V1। आपने कहा तो डेल्टा एस टोटल 0 होना चाहिए, अगर सिस्टम है तो नेगेटिव में सराउंडिंग उतना ही होना चाहिए, तभी तो होगा 0। डेल्टा एस ऑफ टोटल जो है वो क्या होता है, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। आपने कहा सिस्टम इतना है तो सराउंडिंग उतना ही होना चाहिए ना मैग्नीट्यूड में, नेगेटिव साइन के साथ। एस टोटल 0 होने के लिए ना। हाँ हाँ, अपन क्या कहेंगे, अब अपन उसको देखते हैं कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, पहले ये भी तो बता दो थोड़ा सा। देख एक बात है ना, मान ले अपन कोई मतलब ऐसे गैस ले लेते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अपन को ये वाला पार्ट बहुत इजी हो जाता है, वो एक पॉइंट लिख लिया ना अपन ने, अपने सारे कैलकुलेशन फटाफट हो जाते हैं। फिर देख अपन क्या कहेंगे, मान लो अपने पास गैस है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखना है, ये V1 है, इधर गैस है n मोल ऑफ गैस, वो अपन को गिवन होगा कितना मोल गैस है, मोनो एटॉमिसिटी ऑफ द गैस गिवन होगा, तो CV इसमें जरूरत ही नहीं है एटॉमिसिटी की, क्योंकि ये तो 0 है। टेम्परेचर चेंज होता है तो एटॉमिसिटी की जरूरत पड़ती है। अच्छा
अब अपन क्या कहेंगे कि अगर मान लो आपने एक्सपेंशन किया, अगर सिस्टम का एक्सपेंशन होगा तो सराउंडिंग का कंप्रेशन होगा। अगर सिस्टम का एक्सपेंशन हुआ तो सराउंडिंग का कंप्रेशन होगा, और सिस्टम का कंप्रेशन करोगे तो सराउंडिंग का एक्सपेंशन होगा, क्योंकि दोनों डेल्टा एस टोटल होंगे। सो इफ सिस्टम एक्सपेंड्स, then compression of surrounding take place. Surrounding take place. ठीक है, अपन कहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में मुझे सिर्फ डेल्टा एस ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करना है, बाकी अपने आप कैलकुलेट करना। बिल्कुल। अच्छा, मैं ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ ना सर, डेल्टा एस होता है क्यू रिवर्सिबल आइसोथर्मल डिवाइडेड बाय टी से। बिल्कुल। और मुझे पता है Q इज इक्वल टू होता है माइनस डब्ल्यू, Q इज इक्वल टू होता है माइनस डब्ल्यू, और W इज इक्वल टू होता है माइनस एन आर टी इंटू एल एन ऑफ V2 बाई V1। ये पढ़ा ना अपन ने? तो अपन एक काम करते हैं, W अपन को पता है ये, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव Q। तो Q का वैल्यू आ जाएगा अपने पास माइनस, दैट इज एन आर टी एल एन ऑफ V2 बाई V1 डिवाइड बाई टी कर लेता हूँ, टी कैंसिल हो गया, तो वही आ गया। हाँ, तो आपने फर्स्ट लॉ यूज किया था तो आएगा ही वो, तो सही, वो तो उतना आना ही चाहिए। तो अपने क्यू ही तो सब्स्टिट्यूट किया है रिवर्सिबल वाला। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास डेल्टा एस ऑफ सिस्टम गिवन है तो मैं उसको टी से मल्टीप्लाई करके क्यू का वैल्यू बता सकता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, टी से मल्टीप्लाई करके बताओगे क्यू का वैल्यू। ठीक है, ये तो बड़ा इजी हो गया। लेकिन इजी अपन को इसलिए हो गया क्योंकि रिवर्सिबल लिखा था और मुझे पता था डेल्टा एस टोटल 0 है, ये सारा कुछ इजी हो गया। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। ठीक है भाई, समझ गए क्या करना है। अब बी, इररिवर्सिबल, ये बताओ क्या करना। तो अपन कहेंगे डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। होना चाहिए ना? तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे देखो, एक बात मुझे अच्छे से पता है कि ये दोनों कैलकुलेट करो और मुझे ये प्रूफ करके दिखाओ कि ये ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये तो मुझे पता है। ठीक है, अब आप प्रूफ करके दिखाओ कि ये ऐसे होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, प्रूफ करके दिखा देते हैं, प्रूफ ही तो करना है अपन। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो, मुझे डेल्टा एस ऑफ सिस्टम तो पता है कितना, ln ऑफ V2 बाई प्रेशर गिवन होगा तो P1 बाई P2 होगा, ये तो मुझे पता है। ठीक है, ये तो मुझे ही पता है। सराउंडिंग की बात करो, क्या करो सराउंडिंग में, क्या उतना ही होगा चेंज जितना इसमें होगा? नहीं भाई, उतना ही चेंज होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे नोट, और नोट में अपन ये बताएंगे कि देखो भाई, सराउंडिंग जो होता है वो एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है। ये रिजर्वायर क्या होता है? तो अपन कहेंगे रिजर्वायर का मतलब हो गया कि ये बहुत बड़ा सिस्टम हो जाएगा ना सराउंडिंग। भाई सराउंडिंग तो एक बहुत बड़ा सिस्टम हो जाएगा, है ना?
तो सराउंडिंग अगर बहुत बड़ा सिस्टम हो जाएगा तो उसका चेंज कैलकुलेट करना अपने लिए मुश्किल हो जाएगा, सिंस सराउंडिंग इज अ वेरी लार्ज रिजर्वायर, अपन उसको रिजर्वायर तो सिस्टम लिखेंगे। रिजर्वायर मतलब ये टॉकिंग अबाउट द सिस्टम। ये सराउंडिंग जो होता है वो बहुत बड़ा सिस्टम है, राइट। तो अपन कहेंगे इफ इट इज अ वेरी लार्ज रिजर्वायर, तो उस केस में सो ऑल चेंजेस इन द सराउंडिंग are considered as irreversible process. अब अपन उन सबको क्या अज्यूम कर लेंगे भाई, इररिवर्सिबल प्रोसेस अज्यूम कर लो कि सराउंडिंग एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है, इसलिए अपन जो भी होगा इनफाइनाइट रिजर्वायर बोल देंगे अपन, तो वो लार्ज की जगह लार्ज और इनफाइनाइट लिख दो आप कि भाई यूनिवर्स की बात करते हैं ना अपन, तो सिस्टम के अलावा, तो उसको इनफाइनाइट लिख दो। कोई उसका लिमिटेशन थोड़ी है। सो ऑल चेंजेस मतलब, क्योंकि उसमें कोई भी हीट देंगे या उससे हीट लेंगे अपन, उसको में कोई भी हीट दो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। So all heat exchanges with the all change in the surrounding are considered to be irreversible. Change all heat change लिख लेते हैं, मतलब सारे ही चेंज हो गए, हीट लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, दे आर कंसिडर्ड एज अ irreversible process। तो ठीक है भाई, सिस्टम तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया, अब सराउंडिंग की बात है। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो अपन कहेंगे भाई आप ये बताओ सराउंडिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अपन क्या लिखते हैं, सिस्टम अपन ने कैलकुलेट कर लिया, अब अपन सराउंडिंग की बात करते हैं, डेल्टा ऑफ सराउंडिंग। अपन क्या करेंगे, डेल्टा ऑफ सराउंडिंग में, राइट, इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, तो वी नो दैट इसको अपन लिखेंगे, इसको अपन लिख सकते हैं क्योंकि सराउंडिंग में इररिवर्सिबल प्रोसेस है, तो अपन कहेंगे ये लिखा होगा, दैट इज, अगर इसमें अपन बात कर रहे हैं जैसे क्यू में आपने एक्सपेंशन की बात की थी, तो इसका कंप्रेशन हो गया तो ये नेगेटिव हो गई, तो अगर यहाँ एक्सपेंशन हो रहा है तो यहाँ कंप्रेशन हो रहा होगा, तो अपन इसको क्या करेंगे, अपन इसको क्यू बाय टी तो लिखना ही है अपन को, डी क्यू बाई टी, तो डी क्यू को लिख लेते हैं अपन माइनस डब्ल्यू के बराबर। तो यहां पर अपन इसको सिस्टम से ही कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि अपन जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो सिस्टम से करेंगे, तो सिस्टम से करोगे तो इसमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम के लिए अगर एक्सपेंशन है तो इसके लिए कंप्रेशन है, इसका नेगेटिव होगा सराउंडिंग के लिए। तो अपन तो ऐसे अज्यूम कर रहे हैं, S of surrounding will be equal to minus Q of surrounding, Q of system divided by T। मतलब सराउंडिंग का अगर कंप्रेशन हो रहा है तो सिस्टम का एक्सपेंशन हो रहा होगा, अगर तो फिर अगर इसका कंप्रेशन होगा तो नेगेटिव लिखूंगा मैं, तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर सराउंडिंग का कंप्रेशन हो रहा है तो सिस्टम का एक्सपेंशन हो रहा है, अगर इसका एक्सपेंशन हो रहा है तो इसका कंप्रेशन। बिल्कुल वैसे ही है, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने लिखा था ना, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, डेल्टा एस ऑफ, अगर इसका एक्सपेंशन हो रहा है तो इसका कंप्रेशन हो रहा है, ऑब्वियस सी बात। तो अपन क्या करेंगे, अपन को एक बात तो अच्छे से पता है, अगर आप सारे कैलकुलेशन सराउंडिंग के इररिवर्सिबल प्रोसेस से करोगे तो अपन इसको क्या लिख लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 डिवाइड बाई टी कर लो, ये लो भाई कैलकुलेट कर लिया।
तो अपन ने क्या लिखा था, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होता है, और W इज इक्वल टू होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस होता है ना। तो अपने पास हो गया Q इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो Q विल बी इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस हो गया। लेकिन ये किसका है, ये चेंज किसके लिए देखा अपन ने, सिस्टम के लिए। वर्क डन ऑफ द सिस्टम है ना, कंप्रेशन, तो सराउंडिंग का एक्सपेंशन, और अगर इसका एक्सपेंशन अज्यूम कर रहे हैं तो सराउंडिंग का कंप्रेशन, इसलिए नेगेटिव साइन लगाया अपन ने। सर और वो प्रेशर एक्सटर्नल एक्चुअली सिस्टम का प्रेशर होगा फिर। बिल्कुल, एक्सटर्नल प्रेशर तो हमेशा अपन बता ही देंगे, मतलब कंप्रेशन एक्सपेंशन अपन को पता है, एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा। अब अपन क्या कहेंगे, अब इन दोनों को सम कर लेते हैं। ये अपने लिए है क्या, इररिवर्सिबल बॉन्ड। अपन सबको पता है कि अगर अपन इन दोनों को ऐड करें, नाउ देयरफॉर ये इक्वेशन 2 आ गया अपने पास। अब अपन क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। अब अपन ऐड कर लेते हैं, देयरफॉर डेल्टा एस टोटल will be equal to delta of system, system कितना है, n r ln of v2 by v1 plus p external into v2 minus v divide by d। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, है कि यहाँ पर t और डिवाइड बाई t कर लेता। इससे मुझे पता क्या आसान हो जाएगा, 1/t कॉमन ले लेता हूं, या अपन ऐसे 1/t कॉमन ले लिया तो मैं लिखूंगा वर्क डन ए रिवर्सिबल है माइनस वर्क डन इन इररिवर्सिबल प्रोसेस। वर्क डन इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस अपन को पता है, ऐसे कैलकुलेट किया था अपन ने, वर्क डन इन इररिवर्सिबल प्रोसेस ऐसे कैलकुलेट किया था। हो गया ना प्रूफ। वर्क डन इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वर्क डन इन अ इररिवर्सिबल प्रोसेस। बस अगर इसका वैल्यू ज्यादा है इससे, ऑब्वियस सी बात है आपका डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 आएगा, डेल्टा इज टोटल इज ग्रेटर देन 0। ये आपका एक्सोथर्मल प्रोसेस के लिए कैलकुलेशंस, दिस इज एक्सोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अपन ने जो कैलकुलेशन की है ना उसमें अपन ने यहाँ पर एक्सपेंशन ले लिया है, अपन ने यहाँ पर एक्सपेंशन से एक्सप्लेन किया है। अगर कंप्रेशन की बात करेंगे तो सिस्टम नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, सिस्टम नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, अगर कंप्रेशन की बात करेंगे। और कंप्रेशन में इररिवर्सिबल वर्क डन ज्यादा होता है रिवर्सिबल से। आप याद करो कंप्रेशन में अपन ने ऐसे किया ना, कंप्रेशन वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली जो भी अपन को गिवन होगा बस अपन ये देख लो कि भाई हमें करना क्या है, कैलकुलेट क्या करना है। अपन ने एक्सपेंशन से कैलकुलेट किया, ऑटोमेटिकली हमें ये पार्ट कभी नहीं भूलना है, ये वाला पार्ट। रिवर्सिबल है तो ये 0 और इररिवर्सिबल है तो डेल्टा इज टोटल ग्रेटर देन 0, ये कभी नहीं होना चाहिए। डेल्टा इज टोटल मतलब डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, वो अपन को कभी नहीं भूलना है, चाहे प्रोसेस कोई भी हो। लिख लिया तो अपन एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं, फिर अपन कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने अपन को कुछ और
थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब हो गया Q is equal to 0, delta E equal to W, and that is equal to NCV delta D. C 0 होता है और डेल्टा H is equal to गामा into डेल्टा E. चलो रिवर्सिबल प्रोसेस की बात। एक्सपेंशन। Delta S total will be equal to 0. Delta S total will be equal to 0. अब इसमें since Q is equal to 0, therefore delta S is equal to Q reversible डिवाइड बाई टी होता है। अब यही 0 हो गया तो आप सिस्टम लिखो या सराउंडिंग लिखो, 0 ही रहेगा। अब सिस्टम लिखो या सराउंडिंग लिखो, ये तो 0 ही रहेगा। अब इसमें अपन ऐसे लिख भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते, अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। वी नो दैट डेल्टा, इसमें तो टेम्परेचर चेंज होगा, सो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू NCV ln ऑफ, इसमें तो टेम्परेचर चेंज होगा ही होगा, प्लस NR ln ऑफ V2 by V1, ये अपन को पता है। राइट, अगर अपन को टेम्परेचर चेंज 0 गिवन है तो अपन को पता है क्या करना है। अब ये तो पक्का हो गया, डेल्टा एस टोटल 0 है, ये भी 0 है, तो ये तो आइसो एंट्रोपिक हो गया ना, मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट, क्योंकि Q 0 होगा तो डेल्टा एस तो हमेशा ही 0 रहेगा। तो फिर प्रूफ कैसे करें एक्सपेंशन के लिए, तो अपन कहेंगे देख, एक्सपेंशन से कूलिंग होती है, तो एक्सपेंशन में जितना वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब ये वैल्यू बढ़ेगी एक्सपेंशन से, उतना ही कूलिंग की वजह से ये वैल्यू कम हो जाएगी। इन एक्सपेंशन, अपन एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं, वैसे कंप्रेशन की बात कर देंगे। सो फॉर एक्सपेंशन द इंक्रीज इन एंट्रोपी due to the increase in entropy due to increase in volume is compensated by decrease in entropy due to decrease in temperature। अच्छा, अब एडियाबैटिक प्रोसेस गिवन है तो अपन को एक बात अच्छे से पता है, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग की कभी बात ही नहीं करनी, ये तो आइसोलेटेड प्रोसेस होता है, सिस्टम की बात करनी है जो करनी है, इट्स आइसोलेटेड प्रोसेस ना। अगर आइसोलेटेड प्रोसेस होगा तो फिर अपन ना तो हीट एंटर कर सकता है सिस्टम में और ना ही हीट लीव कर सकता है सिस्टम से।
ना तो हीट एंटर कर सकता है सिस्टम में और ना ही हीट लीव कर सकता है सिस्टम से। यहाँ पिस्टन लगा देते हैं, यहाँ गैस है, इट्स आइसोलेटेड प्रोसेस, तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग तो हमेशा जीरो रहेगा, तो सराउंडिंग का कोई रिलेशन ही नहीं होगा, ना तो हीट लीव कर सकता है सिस्टम से, ना एंटर कर सकता है। हमें जो करना है बात सिस्टम की बात करनी है। भाई अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या होगा, जीरो हो जाएगा। डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। सराउंडिंग तो जीरो ही रहेगा। सो अगर ये भी जीरो है तो इसको भी जीरो बनाओ, इसलिए तो कहा इट इज आइसोएंट्रोपिक। सो वी कैन से बता सकते हैं कि अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन किया तो एन आर ln of v2 by v1 is equal to minus ncv ln of t2 by t1। यही तो लिखा अपन ने, इसके लिए यही बात लिखी है अपन ने, इट इज आइसोएंट्रोपिक, देयरफॉर reversible adiabatic process is isoentropic। इट्स isoentropic मतलब डेल्टा एस टोटल हमेशा जीरो रहेगा। इट इज isoentropic, वो डेल्टा एस टोटल हमेशा जीरो रहेगा। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं। तो अपन कहेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं। अब डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। इरिवर्सिबल है तो ग्रेटर देन जीरो होना ही चाहिए, वो तो अपन ने पढ़ा हुआ है। अगर इरिवर्सिबल है तो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू होता है एन सी वी एल एन ऑफ टी टू बाई टी प्लस एन आर एल एन ऑफ वी टू बाई वी। इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है, देख रिवर्सिबल में था कि अपन ने जितना वॉल्यूम चेंज किया था उसके हिसाब से इतना टेम्परेचर चेंज हो गया था। तो मान लो अपन ने वॉल्यूम चेंज ये किया, तो अपन कहेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस में उतना टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तुम्हें याद होगा अपन ने T1 इज इक्वल टू 500 लिखा था केल्विन, और एक्सपेंशन में अपन ने लिखा था कि रिवर्सिबल एक्सपेंशन है तो T2 अगर मान लो 200 है, तो अगर यही चीज अपन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में करते तो T2 डैश जो होता है अपना वो 250 केल्विन होता है, मतलब 200 से ज्यादा होता है। ये T2 डैश बड़ा है। मैं क्या करता, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इसको अपन यूज कर लेते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। यूजिंग इक्वेशन 1 for change in volume, the temperature change। तो अगर अपन डेल्टा एस ऑफ सिस्टम की बात करें तो ये NCV ln of T2 डैश डिवाइडेड बाय T1 है।
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस NCV ln ऑफ T2 by T1। और मुझे एक बात अच्छे से पता है, since T2 dash is greater than T1, T2 भाई T2 dash जो होता है वो बड़ा होता है T2 से, ये लिखा हुआ है इररिवर्सिबल प्रोसेस। अपन ने रिवर्सिबल, अगर वॉल्यूम चेंज में, अगर वॉल्यूम में आप चेंज कर रहे हो यहाँ पर 5 लीटर और ये 2 लीटर्स है, तो टेम्परेचर चेंजेस के हिसाब से आना चाहिए। लेकिन अगर अपन मान लेते हैं कि हमने वॉल्यूम चेंज इतना ही किया, तो इररिवर्सिबल प्रोसेस में जो टेम्परेचर चेंज आएगा वो उतना नहीं आएगा, कम आएगा। Since T2 is greater than T1, the delta S of system greater than 0. तो डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 हो गया। ये लो भैया हो गया। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, पहले होमवर्क लिख लें, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। होमवर्क अपन नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। हो गया कॉपी करते। तो अपना होमवर्क है GOC 1 एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट एंड thermodynamics एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 ये कंप्लीट होगा। ये पहले भी दिया था ना complete? यस सर। ये लास्ट टाइम दिया था हमने। सर ये लास्ट टाइम का है। तो इतना ही या ठीक थोड़ा है सर, ऐसे हुआ नहीं था। वन कर लेते हैं। ये अपना ओके सर, चलो भाई ठीक है, बाय सर। सर हम्म क्रिटिकल डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या फिर एक्सटेंसिव? क्रिटिकल डेंसिटी, देख भाई डेंसिटी कोई भी हो, सर मास पे तो करेगी ना डिपेंड। हाँ तो क्या हुआ, हाँ, अपन तो ऐसे कह रहे हैं ना, डेंसिटी इधर और इधर डिफरेंट थोड़ी हो जाएगी दो पार्ट में डिवाइड। ठीक है, ओके सर। हाँ चलो भाई, थैंक यू, गुड नाइट।